बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज ये लास्ट वाला लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, आज इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह रीडिंग को, और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह जो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है उसकी दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, कि उस पर लगने वाली फोर्सेस जो है वो सारी ज़ीरो हो जाए, नेट फोर्सेस, और साथ उसका जो नेट टार्क है वो ज़ीरो हो जाए। वो हमने पीछे पढ़ा। अब हमने उसकी स्टेट्स पढ़नी है, हालतें, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो तवाज़न है, वो किन किन शक्लों में हो सकता है। ठीक है, वो हमने देखना है। ज़रा इसको रीड आउट करते हैं और साथ साथ उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें से मेंशन करा लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इसमें है। एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड, एक ऑब्जेक्ट बैलेंस में कब होता है, तवाज़न में कब होता है, व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाइज ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। जहाँ से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने उसको खड़ा किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रुका हुई चीज़, और जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है, वो एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए। तभी तो ज़ाहिर है, देखे ना, जैसे वो कुर्सी के ऊपर बंदा बैठा होता है तो उसका ज़ाहिर है जहाँ पे वो मास उसका आ रहा है, जहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आ रहा है, और वहीं पे उसके पाए भी बन रहे हो नीचे से कुर्सी के, तो फिर वो बंदा बैलेंस में होता है। और जो ही वो थोड़ा सा टिल्ट करेगा तो पीछे को गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ज़मीन के साथ, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन, जैसे वो सीधी एक लाइन ऐसे करके होती है। देन फोर्सेस ऑन ईच साइड, फिर कहता है फिर क्या होता है कि दोनों साइडों पे जो फोर्सेस लग रही होती हैं, एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, चीज़ भी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, अभी इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। अब आगे ये चीज़ें याद करने वाली हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं, ये हमें याद रखना है। इन कनेक्शन विद स्टेबिलिटी, ज़ाहिर है कि वो जो बॉडीज़ की स्टेबिलिटी है, उनका जो स्टेबल होना है, तवाज़न में आना, स्टेबल भी तवाज़न ही कहते हैं इसको। अब देखें, उसमें जो पहली कंडीशन है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मुतवाज़न तवाज़न ऐसे इसको अजीब सा उसका नाम है, कि ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जो तवाज़न में होगा, मुतवाज़न। अब वो क्या चीज़ होती है, उर्दू ज़ाहिर बनाना मुश्किल हो जाता है इंग्लिश का। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। अब असल तारीफ ये है आगे, इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, स्लाइट होता है थोड़ा सा, और टिल्ट होता है उसको हिलाया जाए। अब अगर ये मेरा जो केस है इसका माइक का, अब ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है और मैं इसको हल्का सा ऐसे करता हूँ, ये टिल्ट किया और उसको छोड़ा तो वापस वहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हल्का सा टिल्ट करने से वापस उसी पोजीशन पे जाता है, तो ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये देखें, वो ये कह रहा है इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, थोड़ा सा उसको हिलाने से, इट कम्स बैक, ये वापस आ जाए, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पहले वाली हालत में। तो अपनी पहली वाली हालत में वापस आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अब ये साथ उसने देखें, ये ट्राइंगुलर एक शेप जो है, समोसा टाइप चीज़ जो वो रखी हुई है, और कहता है ये देखें बी पार्ट के अंदर जो है उसको थोड़ा सा ऊपर करके अगर वो छोड़ेगा तो फिर भी वो नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा ऊपर कर देगा तो फिर ज़ाहिर है उसने ख़राब हो जाना है। और वो क्यों होना है, वो सारी रीजंस यहाँ वो बताएगा हमें। सो कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर व्हेन द टॉर्क अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन, यानी वो जो टिल्ट किया है, टिल्ट करने से वो रोटेशन क्रिएट होती है ना, ऐसे करके जब हम उसको ऐसे थोड़ा ऊपर करेंगे तो जाहिर है फिर ऐसे उसने नीचे को जाना है। अब नीचे को जाने का मतलब ये है कि वो टार्क है, घूमने का इफेक्ट जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब टिल्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें टार्क प्रोड्यूस होना है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो फ्रॉम द रोटेशन जो टिल्ट आएगी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंपेल द बॉडी, बॉडी को वो जोर देगी बैक टुवर्ड इट्स इक्विलिब्रियम, कि वो वापस उसी की तरफ आए। क्योंकि जब यहाँ से हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो इसने ऊपर को थोड़ी जाना है, उसने बॉडी को वो जो रोटेशन है वो क्या कहेगी कि भाई तुम पीछे की तरफ जाओ, यानी वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ही जाओ, ठीक है। तो ये वो कह रहा है, दोबारा एक दफा रीड कर लें। स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द टार्क, जब वो टार्क बनेगा अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन, जो उस रोटेशन की वजह से हुआ, जो हमने उसको टिल्ट लेके आए, ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेल, तो उसको जोर देगी बॉडी को बैक टुवर्ड्स दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी पहले वाली हालत में वो वापस चला जाए। अब आगे उसने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, वह द कोन, मैंने भी आपको एक एग्जांपल अपनी बता दी, द कोन शोन इन द फिगर 4.22a जो है इज इन द स्टेट ऑफ, अब ये जाहिर है कि ये जो वाली जो हालत है ये उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत है, ऐसे वो पड़ी हुई है चीज़। और यहाँ पे देखें तो उसका ये जो
वेट है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ है और उसका जो रिएक्शन है, अब देखना ये जो जी है उसका, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास एक ही होता है। ज़मीन की सतह के ऊपर ऊपर जब हम रहते हैं तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट के ऊपर होता है। तो उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वहीं से वेट नीचे को जा रहा है, वहीं से फोर्स ऑफ जो रिएक्शन है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन होता है ना, तो वो रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो जैसे उसने शुरू में कहा कि दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन के ऊपर, तो वो बिल्कुल है, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम में वो चीज़ मौजूद है। ठीक है, इट्स वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट W नीचे की तरफ अमल कर रहा है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, एंड द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर, और जा रहा है फ्लोर का जो रिएक्शन है, क्योंकि एक्शन तो करना है उसने, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, और रिएक्शन किसने देना होता है, फ्लोर ने, तो फ्लोर का रिएक्शन ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम FN कह रहे हैं, एक्टिंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाएगी, लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। ये असल बात है कि वो एक ही लाइन के ऊपर वो वाक़ है। ठीक है, तो एक ही लाइन पे है, तो ये बिल्कुल सही, वो तवाज़न में होगा। सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल, डेफिनेटली वो दोनों इक्वल है फोर्सेज, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट है, एक दूसरे के उल्ट सिमत में है, सो दे बैलेंस या कैंसल ईच अदर या बैलेंस ईच अदर, एंड बोथ द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, जो ऊपर वाली कंडीशन थी कि सम ऑफ फोर्सेज भी जीरो हो और जो सम ऑफ रोटेशन है वो भी जीरो हो, दोनों कंडीशंस उस पर कहता है कि सेटिस्फाई हो रही हैं। अब आगे कहता है एज यू ट्राई टू पुश ओवर द कोन स्लाइटली, अब वही बात के जो बी पार्ट की तरफ आना है कि कोन को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है, आगे की तरफ, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें इस जगह के ऊपर था, यहाँ पे, तो जब आप उसको ऊंचा उठाएंगे, थोड़ा सा एक तरफ से ऊंचा कर देंगे, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें यहाँ पे आ गया है, पहले नीचे था, अब देखें थोड़ा सा ऊपर है, दोनों का आइडिया लें। ठीक है, वो इतना था और ये तकरीबन इतना को हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ये वो बात कर रहा है, इज रेज्ड बट इट स्टिल रिमेन्स अबव द बेस ऑफ द कोन, लेकिन कहते हैं अभी भी वो उसकी जो बेस है उसके अंदर ही वो मौजूद है, उससे वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि देखें ये बेस है, बेस जो है ट्राइंगुलर जो एरिया है वो देखें ये बेस है, ये मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ, सर्कुलर टाइप उसने बनाई हुई है, ये वाली बेस है, तो उसी बेस के अंदर ही आती है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी देखें उसका वेट ऐसे नीचे को जा रहा है, तो उसी के अंदर अभी भी आ रही है, तो जब तक उसने उसके अंदर रहना है वो डेफिनेटली पीछे की तरफ वापस आएगी, लेकिन आप उसको ऊंचा उठाते जाएं और एक टाइम आए कि लेट्स सपोज इधर को आ जाए यहाँ पे करके, और यहाँ पे करके जब वो आएगा तो उसकी बेस से जो है उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने बाहर निकल जाना है, तो जब बाहर निकल जाना है तो फिर वो वापस नहीं जा सकेगी, फिर वो दूसरी तरफ को उल्ट जाएगी। जैसे वो मैं ये इसको कह रहा हूँ तो इसको ज़ाहिर है करते यहाँ तक भी करूँगा तो फिर भी उसने पीछे जाना है, लेकिन करते करते ज़ाहिर है ऐसे ले आऊँगा, इधर को ले जाऊँगा, तो फिर ज़ाहिर है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका वो दूसरी तरफ चला गया, बेस से दूसरी तरफ चला गया। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरी तरफ चला जाता है बेस से, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, यही वो बात वहाँ पे कहेगा हमें। ठीक है, बट इट स्टिल रिमेन्स अबव द बेस ऑफ द कोन, द वेट W एंड द नॉर्मल फोर्स FN डू नॉट रिमेन इन द सेम लाइन। अब दोनों सेम लाइन के ऊपर नहीं है। अब देखें यहाँ मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये देखें, अब ये जो रिएक्शन है देखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इतनी जगह के ऊपर, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है चीज का, रिएक्शन तो वहां से आना है ना, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन देखें अब यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो ग्रीन कलर की जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जो हमारा वेट है वो इधर है, तो देखेंगे एक किस्म का कपल बन जाता है। रोटेशन में क्या होता था कि एक फोर्स नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, वो लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो ये डेफिनेटली टार्क प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि एक फोर्सेस का कपल बन रहा है, तो वो टार्क क्या करेगा, उसको वापस पीछे की तरफ लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही हैं, तो एक जैसी, लेकिन दोनों की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कैंसिल आउट तो कर रही है लेकिन टार्क हो रहा है प्रोड्यूस, टार्क की वजह से नीचे जाएगी, ऐसे करके वो दोबारा अपनी पहली पोजीशन को वो मेंटेन कर लेगी। द कोन डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, अब इस जगह में वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये दोनों जो फोर्सेस हैं तो पैरेलल हैं लेकिन अनलाइक हैं, कि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टार्क, इसका टार्क बनेगा, और टार्क जाहिर है किधर को बन रहा है, इधर को ऐसे घुमाना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरफ को घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज तो ना घड़ी के अपोजिट साइड में, ये घड़ी की सेम साइड में जिधर को सुई घूमती है घड़ी की, उधर को ही जाना है ना उसने नीचे की तरफ, तो ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज टार्क विल ब्रिंग द कोन बैक, तो इससे कोन वापस आ जाएगी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इट इज वर्थ नोटिंग दैट द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस।
जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी बेस की रेंज में जब तक रहेगा तब तक उसने अपने इक्विलिब्रियम में वापस आना है। जो ही ये बाहर निकल जाएगा उससे तो फिर जाहिर है कि वो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसमें याद करने वाला तो एक तो डेफिनेशन है, और अगर डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो फिर यहाँ से आप इसको ये एग्जाम्पल लिख के तो करके दे सकते हैं। वरना ये है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं, वो हम फिर ज़ाहिर साथ साथ बनाएंगे। समझ लिया, क्योंकि समझ होएगी तो फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आगे चले, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो स्टेबल नहीं है, हल्का सा भी चेंज किया तो गया, क्योंकि ऊपर वाला जो था हल्का फुल्का चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस वहीं के वहीं हम अचीव कर सकते हैं, 90% हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1% भी चेंज किया तो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं है। ठीक है, उसमें तवाज़न नहीं रहेगा। तो देखें इसमें क्या है, ट्राई टू बैलेंस द कोन। आप देखें वो कहता है कोन को उल्टा कर दें। अब उल्टा करके जब आप रखेंगे तो ये जैसे लट्टू होता है, तो लट्टू को आप एक छोटी सी चीज़ के ऊपर बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब जैसे सिक्का हम बैलेंस करते हैं या कोई और, सिक्के की एग्जांपल वैसे बड़ी अच्छी है कि उसको आप बैलेंस कर लें, या जैसे पेंसिल को आप बैलेंस कर लें इस तरह से करके कि किसी तरह से हल्का सा, बड़ी मुश्किल के साथ ही कहीं पे होगी बैलेंस, अगर अनलेस के वो नीचे से थोड़ा सा बेहतर हो। तो अब बड़ी मुश्किल से बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ रोका हुआ है, लेकिन हल्का सा भी आपने उसको छेड़ना है, उसने नीचे गिर जाना है। तो यही बात वो यहाँ कोन के जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ट्राई टू बैलेंस द कोन ऑन इट्स टिप, टिप के ऊपर कहता है उसको बैलेंस करें। इट इज बैलेंस फॉर अ मोमेंट, कहता है एक लम्हे के लिए वो बैलेंस होना है, बिकॉज W एंड FN लाइज अलॉन्ग द सेम लाइन, क्योंकि जब आपने यहाँ बैलेंस किया तो वही बात आ गई, ग्रेविटी नीचे की तरफ उसका वेट अमल कर रहा है, फोर्स रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, अगेन दोनों एक ही लाइन के अंदर जब आ गए हैं तो वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इवन इट इज स्लाइटली टिल्ड, वही बात कि थोड़ा सा भी टिल्ट आप लाएंगे, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा टिल्ट उसने बी पार्ट में लेके आया हुआ है, हल्का सा भी टिल्ट लाएंगे तो जाहिर है कि वो क्या उसको कहते हैं, टार्क तो प्रोड्यूस हो ही जाना है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह की जो फोर्सेस हैं उसमें फ़र्क है कि हमारी जो वेट वाली फोर्स है वो थोड़ी सी इधर को हो गई है, वो जो रिएक्शन वाली फोर्स है वो वहीं की वहीं है, तो फिर दोनों में फ़र्क आ गया ना मोमेंट आर्म का, तो टार्क प्रोड्यूस होगा, और वो जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो फिर जाहिर है कि ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होना है, और उसने फिर नीचे को गिरना है, उसने वापस ओरिजिनल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि टार्क इधर को है, क्लॉकवाइज होता तो पीछे उधर को जाता ना, यहाँ इधर को बनना है क्योंकि वेट इधर को लग रहा है, दूसरी साइड पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सो इवन इट इज स्लाइटली टिल्टेड। अभी मैंने उठ के भीड़ मारी है, मेरे कमरे में भीड़ आ गई हुई थी ऊपर, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने उसको मारा है, बाहर फेंका है। तो अब वापस दोबारा से लेक्चर को शुरू करते हैं। सो कहाँ हम पहुँचे थे, तो यही हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा भी टिल्ट लाने से वो टार्क प्रोड्यूस होना है और उसने नीचे गिरना है। इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद वापस नहीं आ सकेगी, रादर इट विल फॉल डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ गिरेगी, बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ मास नो लॉन्गर रिमेन अबव द बेस। अब वही बात है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर आ गया, बेस तो बस इतनी सारी है, तो बेस से वो पीछे हट गया सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए वो वापस वो नहीं जा सकेगी। इट्स टॉपल्स ओवर, ये गिर जाती है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W नो लॉन्गर लाइज विद इन द बेस, वो पहले हमने बात कर दी। इन दिस केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की जा रही है, क्योंकि देखें आपने उसको इधर को करना है पीछे की तरफ, तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें यहाँ पे है, और अब आप जब उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो इधर आएगा, तो वो हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखें ना, इसको और नीचे की तरफ करेंगे तो मे बी यहाँ पे करके आ जाएगी, मे बी यहाँ पे करके आ जाए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसलिए वो जो है उसका वो जो टार्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इट कैन नॉट राइज अप अगेन, वो वापस नहीं जा सकेगा, बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज टार्क, यहाँ पे टार्क जो मैंने बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस बाय द वेट W मूव्स इट फर्दर डाउनवर्ड, इसको और नीचे की तरफ ले आएगा। अब ये वही बात है कि पहले एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन बाद में नीचे दे रहा है, तो क्या कह रहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डेफिनेशन याद करनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए याद करते हुए सेम लाइन है, यहाँ पे भी हम यही लाइन कह रहे हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट, अब आगे से चेंज होगा, आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, थोड़ी सी टिल्ट देने से, इट टेंड्स टू मूव ऑन फर्दर अवे, और पीछे और दूर चली जाए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पहली हालत से वापस ना आए, उससे दूर चली जाए।
तो बहरहाल ये हो जाएगा। अब आगे है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि आपने उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब होने के बाद वो नई जगह पे जाके पहले जैसा ही इक्विलिब्रियम दोबारा से बना लेगी। ठीक है, अब देखें, इस पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स टू रेस्ट, कहता है अगर ये रुक जाए इन इट्स न्यू पोजीशन, अपनी नई जगह के ऊपर, आफ्टर डिस्टर्बेंस, जब हमने उसको डिस्टर्ब किया, विदाउट एनी चेंज इट्स सेंटर ऑफ मास, और उसके सेंटर ऑफ मास में कोई तब्दीली ना आए, वो वहीं का वहीं रहे। ऊपर वालों में देखें सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा था, ठीक है, इस वाले पे सेंटर ऑफ मास के चेंज होने की वजह से वो वापस गिर जाता था नीचे, और पहले वाली में नहीं था आता। तो यहाँ पे चूंकि दोबारा पहले वाला ही इक्विलिब्रियम आना है, पहले की तरह का ही इक्विलिब्रियम आना है, तो मतलब कि क्या हुआ कि जहां पहले सेंटर ऑफ मास था अब भी वहीं सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। बस ये होगा कि उसने एक नई जगह पे जाके रुक जाना है, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारा गेंद है, बाल है कोई। अब बाल जो है वो शक्ल वही रहती है, अब वो पड़ा हुआ है, अब एक जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, हम उसको थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, वो रिड़ता रिड़ता आगे जाके किसी और जगह पे जाके रुक जाएगा। शक्ल तो वही है, तो जो सेंटर ऑफ मास पहले था वही सेंटर ऑफ मास बाद में भी रहना है, क्योंकि बस ये क्या हुआ है, एक नई जगह पे जाके रुक गया। तो ये काम जो है वो यहाँ पे करना है। सिलेंडर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा सिलेंडर भी होता है। सिलेंडर भी अगर आप देखें जैसे ये यहाँ उसने बनाया हुआ है, तो इसको भी जाहिर है गोल गोल आगे की तरफ घुमाएं तो वो भी ऐसे ही करता है, रोल करता करता नई जगह पे जाके रुक जाएगा। तो उसने सिलेंडर की एग्जांपल ले ली है। नीचे से देख रहे हैं बाल की भी एग्जांपल दी हुई है। अब बाल का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, अब ये घूमता घूमता जहां मर्जी जाए उसने रहना तो वहीं का वहीं है। इसी तरह ये जो हमारा सिलेंडर है उसका भी जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस जगह के ऊपर है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको जितना मर्जी घुमाएं उसकी शक्ल तो वही रहनी है, तो उसने वहीं का वहीं से सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही उधर रहनी है, बस घूम के नई जगह चले जाना है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये वाला कि वेट नीचे की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, shows that the nuclear if the cylinder is rotated slightly, इसको थोड़ा सा घुमाया जाए, गोल गोल घुमाया जाए, there is no force or no torque, कहते हैं इस पे कोई और फोर्स या कोई टार्क नहीं लग रहा होगा जो उसको वापस अपनी पहली पोजीशन पे ले आए। ठीक है, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा होगा। एज द सिलेंडर रोटेट, सिलेंडर रोटेट करता जाता है, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। ये असल बात है कि हाइट ऑफ द जो सेंटर ऑफ मास है वो उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी, वो वहीं का वहीं रहेगा। इन एनी पोजीशन ऑफ द सिलेंडर इट्स वेट, जिस मर्जी वो रोल करता हुआ जिस जगह पे मर्जी जाए उसका वेट और उसका जो वो रिएक्शन है जमीन का वो ऑलवेज सेम रहना है, एक जगह वर्टिकल पोजीशन पे ही रहना है, एंड सो ऑन। तो ये तीनों की डेफिनेशन याद करनी है और थोड़ा सा इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इसके हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आगे कुछ थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। अगेन इसमें शॉर्ट तो वैसे बन ही सकता है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये है कि हमने हालतें तो पढ़ ली ना कि कैसे कैसे हो सकता है। अब चीज़ों की स्टेबिलिटी प्रैक्टिकल हालत में अगर हमने उनकी बेहतर बनानी है तो उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है वो ज़रा देखिएगा। कहता है इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन, रूटीन में हम देखते हैं दैट अ लो आर्म चेयर इज़ मोर स्टेबल देन अ हाई आर्म चेयर। कहता है ऐसी कुर्सी जिसके जो आर्म्स होते हैं या जहाँ पे हमने बैठना है अगर वो लोअर हो, नीचे हो, वो ज़्यादा स्टेबल होगी बजाय इसके कि ऐसी कुर्सी हो जो उसकी वो जो टांगे हैं वो ज़्यादा लंबी हैं और वो आप ऊंचा होके बैठ रहे हैं, जैसे स्टूल के ऊपर बैठते हैं ऊंचा होके। तो वो जो स्टूल है उसको आप थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, गिरेंगे। लेकिन जो छोटी चेयर है, जो नीचे की तरफ बैठी बैठी चेयर है, वो उसको आप हिलाएंगे तो थोड़ा बहुत हिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि जितना वो जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज़मीन की सतह के साथ साथ होगा उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना आप ऊंचाई पे ले जाएंगे उतना ही वो स्टेबिलिटी ख़राब होगी। और इसकी बेहतरीन मिसाल वो देता है बस की। कहता है बस के अंदर जब आपने लोडिंग करनी होती है चीज़ों की, अब आप एक बस में लोडिंग कर दें छत के ऊपर, हैवी किस्म की लोडिंग कर दें, सामान वजनी छत के ऊपर रख दें। अब नीचे चलाने वाला नीचे मौजूद है लेकिन वजन ऊपर है सारा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर बनेगा, ऊंचाई पे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, बस के इधर उधर गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वही सारा जो ऊपर आपने छत पे किया हुआ है, अब जैसे आजकल हीनो बड़ी बसें निकली हुई हैं तो उनके बेसमेंट में वो जो पहिए होते हैं, जैसे यहाँ पे ये पहिए बने हुए हैं तो पहियों के साथ ही यहाँ पे करके कंपार्टमेंट बनाए होते हैं उन्होंने। ठीक है, इधर जो है वो सारा सामान घुसेड़ देते हैं। ठीक है, उससे जो है वो स्टेबिलिटी बरकरार रहती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
एंड सो ऑन। तो ये सारा उसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही बात कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हालत है, जो जगह है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, जब हमने स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, तवाज़न देखना है। अब बस कैन बी स्टेबल, एक बस स्टेबल हो सकती है और अनस्टेबल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज लोडेड। इसको आपने लोड कैसे किया हुआ है। इफ द हैवी लोड्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, वही बस के फर्श पे अगर आपने लोड रखा हुआ है हैवी किस्म का, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लो, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी क्योंकि ज्यादा वजन नीचे है। नाउ इफ इट इज डिस्टर्ब, अगर ये थोड़ी सी हिल भी जाए इधर उधर, जैसे यहाँ डिस्टर्ब की हुई है, अ टार्क विल ब्रिंग, उस पर जो टार्क आएगा वो उसको वापस उसकी पहली वाली ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। इन दिस केस द बस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल पहली वाली हालत के स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इफ द सेम बस इज लोडेड विद शीट्स, स्टील शीट्स ऑन द टॉप, यानी छत के ऊपर आप उसको रख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ऊंची हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऊंचा हो जाएगा, विल बी रेज्ड। इट इज नाउ नियर टू द स्टेट ऑफ अनस्टेबल, तकरीबन हम अनस्टेबल की हालत पे आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी हिलने से बस को वापस तवाज़ुन में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अ कपल विल टर्न इट ओवर, वो जो फोर्सेस का कपल बनेगा उसको टर्न ओवर करेगा, गिराएगा, इफ इट इज स्लाइटली टिल्टेड। द सेम इज द केस ऑफ शिप्स एंड बोट, तो कहता है ये जो हमारे बड़े बड़े बहरी जहाज होते हैं और जो बाकी बोट्स वगैरह हैं, तो उसमें भी हम इसी तरह से चलते हैं। वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। अब ये जाहिर है कि याद रखने वाली बात कि हम स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम की बढ़ा सकते हैं आइदर बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कर लें जैसे अभी हमने मिसालें देखी, और बाय वाइडनिंग द बेस, और एक और काम भी हम कर सकते हैं कि उसकी बेस को बड़ा कर दें, वो जो जगह है नीचे वाली, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था ना कि ये जो है यहाँ पे देखें बेस कितनी है, हल्की सी बेस है, छोटी सी, तो वो उसने क्या स्टेबल करना है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये कितनी बड़ी बेस है जिसके ऊपर हमने उसको रोका हुआ है। तो जितनी बेस बड़ी होती है उतने ही ज़्यादा आपका वो जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर आ सकती है, तवाज़ुन बेहतर हो सकता है। तो दो चीज़ें, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है किससे जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर कर लें या उसकी जो बेस है उसको बड़ा कर लें। ये कुर्सी वाली एग्जांपल हमने अभी पढ़ लिया, समझ लिया, क्योंकि देखें जैसे यहाँ बैठा हुआ है स्टूल के ऊपर, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो यहीं पे उसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, यहीं पे फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ कर रही है, बैलेंस्ड है। जो ही उसने टिल्ट करना है तो देखें उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे है, बेस इतनी सारी है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर आ गया है, जो कि उससे देखें साइड पे है, बाहर निकल गया बेस से। तो जब बाहर से बेस से बाहर निकल जाए फिर आपने गिरना है, फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो ये उसने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यही बताई हुई है। अब आगे वही बात है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये खिलौनों की एग्जाम्पलों में भी उसने यही बताया हुआ है कि जब ऐसे खिलौना रखा जाता है तो देखें अब ये वाला जो खिलौना है इसमें देखें ये साथ उसने वजन बांधे हैं, इधर भी और इधर भी। ये वजन बांधने का मकसद क्या था कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, लोअर हो जाए, क्योंकि वजन इसका अपना भी तो थोड़ा बहुत वजन है, लेकिन ये वजन बांधने से टोटल वजन जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे करके बन रहा होगा। अगर ये ना होते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी यहाँ बनता ऊपर करके, तो जितना ऊपर बनेगा उतना वो नीचे गिरने के चांस होते हैं। और ये देखें इसके साथ भी यही है, देखें नीचे वजन हमने बांध दिया है, ठीक है, तो नीचे वजन बांधने से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास है वो नीचे की तरफ हो जाता है। अब यहाँ पे भी यही सब कुछ है, ठीक है, रीडिंग आप इसकी कर लीजिएगा, ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ऐसे इसमें होता है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ याद करने वाली नहीं है, जस्ट आप रीडिंग करिएगा, जो बातें हमने पीछे की हैं वही सब कुछ इसमें के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ ये असल जाहिर है अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं वो अब आगे हैं, रोटेशनल मोशन वर्सेज ट्रांसलेटरी मोशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि एक ऐसी मोशन जो एक सीधी लाइन में मोशन होती है, जैसे चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने पढ़ा था। और ये जो टार्क हम पढ़ रहे थे, टार्क में हम चीज़ को घुमा रहे थे, तो जब चीज़ घूमती है, एक गोल चक्कर में घूमती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो अब ये इन दोनों का आपस में लिंक डेवलप करना है। तो देखें कह रहा है काउंटर पार्ट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। ये देखें ना, ये जो चारों हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं ये किसके पढ़े थे? ट्रांसलेटरी मोशन के, कि एक बॉडी जो है वो सीधी लाइन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बनती है, उसका एक्सेलरेशन होता है, जब हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं उस पर फोर्स लग रही होती है, उसका मोमेंटम क्रिएट होता है एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें इनके जो काउंटर पार्ट होता है कि इन्हीं के बैन भाई कौन से वाले जो रोटेशन के अंदर आएंगे, क्योंकि ये अभी हमने पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के, ट्रांसलेटरी।
अब इसको हमने रोटेशनल में लेके जाना है, इनके बहन भाई लाने हैं इनके अंदर यहाँ से, ठीक है। सो कहता है इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं इन ट्रांसलेटरी मोशन आर एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें वही वेलोसिटी जो सीधी जा रही थी, अब चूंकि सर्कल में आएगी तो उसको एंगुलर, एंगल जाविया बनाना, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, मोमेंट ऑफ द फोर्स यानी कि टार्क। ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह टार्क भी बेसिकली फोर्स ही है, लेकिन फोर्स की जगह अब टार्क उसकी जगह आ जाएगा घूमने वाला, एंड एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी हमने सर्कुलर की फॉर्म में आना है, रोटेशन की फॉर्म में आना है, तो ये सारों के जो नाम है उनके पीछे क्या लगा देंगे, एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन, ये चीजें। तो कहता है इट सजेस्ट दैट, ये बताता है हमें, द टार्क प्लेज द सेम रोल। ये वही बात कि टार्क जो है वही रोल अदा करता है इन द रोटेशनल मोशन दैट इज प्लेड बाय द सिंगल फोर्स इन द ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मोशन में सिंपल फोर्स है और वो जो रोटेशनल है उसमें वो टार्क हो जाता है, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। Therefore we are justified to predict that analogous to Newton's first law of motion। कहता है न्यूटन का पहला कानून हमने पढ़ा था कि जैसे वो एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है, चलती रहती है या रुक जाती है, वो न्यूटन का पहला लॉ था। और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, एक घूमने वाला जो ऑब्जेक्ट है, विल कंटिन्यू। अब न्यूटन का जो पहला कानून है स्ट्रेट लाइन में जाने वाला, उसको हमने अब घूमने वाले के अंदर ले आना है कि एक बॉडी जो है अगर वो घूम रहा है अपने एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो वो अपनी उस स्पीड को कंटिन्यूड रखेगा अनलेस उस पर बाहर से फोर्स अमल ना करे। यही था ना पहला कानून, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे अनलेस उस पर बाहर से कोई टार्क प्रोड्यूस ना हो, ठीक है ना। तो वो उसी न्यूटन के लॉ को हमने ये एंगुलर के अंदर ले आना है, रोटेशनल में ले आना है। तो इसको पढ़िएगा दोबारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ये पढ़ने वाली बात, एक घूमने वाला ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू, वह जारी रखेगा, टू डू सो, अपना ये वाला काम है घूमने का, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो भी, अब ज़ाहिर वेलोसिटी हाल ही नहीं कहनी, एंगुलर वेलोसिटी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ वो जारी रखेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन, के उस पर कोई, अनलेस के उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, बाय रिजल्टेंट मोमेंट, टार्क, जिसको हम टार्क कहते हैं, बाहर से टार्क ना लगे। तो वही कानून फर्स्ट लॉ वाला हमने इसको एंगुलर में उसको ले आए। हाउएवर इफ अ रिजल्टेंट टार्क इज अप्लाइड, लेकिन कहता है कि अगर उस पर कोई रिजल्टेंट कोई टार्क लगता है, यानी कि रिजल्टेंट कोई फोर्स लगती है जो उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, इट विल एक्सेलरेट, तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर अपनी स्पीड को या तो बढ़ाएगा या कम करेगा। एक्सेलरेशन यही होता है ना, अपनी एक जो कांस्टेंट स्पीड है उसको ज़्यादा कर लिया या कम कर लिया, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टार्क, जिस तरफ को टार्क लग रहा है, जिस तरफ को फोर्स लग रही है। तो सिंपल उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे जो सिंपल सीधी लाइन में जो मोशन है उसके मुतल्लिक जो कवानीन हैं, वो गुलाई में घूमने वाले जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो कवानीन हम लगा सकते हैं। तो वहां पे वो सिंपल फोर्स है, यहाँ टार्क हो जाएगी। अब उसकी बेस पे फिर आगे यहाँ पे ये एक सर्कुलर मोशन जो है उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या होती है, क्योंकि इसको करके फिर हमने इस पे पहुंचना है। असल काम ये है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और वो चीज़ें क्या हैं। सो मोशन इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर जो मूवमेंट है वो क्या होती है। कहता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी एक सर्कल के अंदर घूम रही होती है, इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी नुक्ते पे, आप सर्कल है ना ऐसे करके, तो सर्कल के ऊपर आप कोई सा नुक्ता ले सकते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, एक यहाँ पे, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अब देखें, आप किसी चीज को ऐसे सर्कुलर घुमा रहे हैं, पत्थर बांधा हुआ रस्सी के साथ उसको गोल गोल घुमाते जाएं, वो घूमता रहेगा, लेकिन जो ही आपने उसको छोड़ना है, ऐसे करना है, तो जहां जिस पॉइंट पे वो घूमता घूमता, मिसाल के तौर पे वो यहां पहुंचा हुआ था इस जगह के ऊपर, और आपने उसको छोड़ दिया है, तो फिर क्या होगा, उसने सर्कल में जारी रहना है? नहीं जारी रहना। वो क्या करेगा, जहां पे आपने छोड़ा है वहीं से शूट मारेगा सीधा आगे की तरफ। इसको हम कहते हैं टेंजेंट। एक सर्कल बना हो ना ऐसे, तो सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है, ये मैथ का कंसेप्ट है। ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो उसको एक नुक्ते पे टच करके गुजर रही हो, इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये मैथ के अंदर आता है टेंजेंट, सर्कल के साथ टेंजेंट। तो कहता है कि वो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है, क्योंकि जो ही आप छोड़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा किधर को जाती है।
तो पहला पॉइंट क्या जहन में आ गया आपके कि जब कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूम रही होती है तो उसकी वेलोसिटी की अगर वो डायरेक्शन पूछे आपको कि भाई उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, तो आपने बताना है कि भाई वो ऑलवेज किधर को होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है, जो उसकी रीजन भी हमने देख ली। और ये फिगर उसने बताई भी है, शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज डिफरेंट। जाहिर है आप जब इधर होंगे तो इधर को नहीं है, यहाँ पे होंगे तो इधर होगी, तो जिस पॉइंट पे हैं आप सर्कल के हिसाब से तो वो टेंजेंट मुख्तलिफ बनेगा, ठीक है, वो डिफरेंट बनेगा। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। अब ये असल बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो हर लम्हा तब्दील होती रहती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। क्योंकि देखें इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है, अभी तो हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, सर्कल के ऊपर तो हज़ारों लाखों पॉइंट होंगे, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मूवमेंट कर रहा हो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हर लम्हा तब्दील होती रहती है, क्योंकि उसकी चेंज है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो सिमत है वो तब्दील होती रहनी है। हैंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। फिर कहता है इस वजह से हमें हमेशा एक कुव्वत, एक फोर्स चाहिए होगी टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म, क्योंकि जिस नुक्ते पे भी ऑब्जेक्ट होगा सर्कुलर में घूमने वाला, वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं छोड़वा के बाहर को निकल जाऊं, बाहर को भागूं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर को है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी तरफ होने का मतलब क्या है कि चीज उधर को जाना चाह रही है, ठीक है, तो उधर से जाने से रोकने के लिए कोई फोर्स चाहिए। तो वही जो हमने एग्जांपल ली थी कि पत्थर बांध के और रस्सी के साथ और हाथ से आप घुमा रहे हैं, तो आपका जो हाथ है और जो रस्सी है वो आगे से उस बॉडी को, उस पत्थर को मुसलसल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि उसको मजबूर कर रही है कि वो सर्कल में घूमता रहे। जो ही आपने वो फोर्स खत्म कर देनी है, छोड़ देनी है, उसने अपनी डायरेक्शन को निकल जाना है। तो उसको फिर उसमें कैद रखने के लिए चक्कर में फोर्स चाहिए होगी, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे चलें। इट शुड बी नोटेड दैट एफ इज इसेंशियल, वो जो फोर्स हम बात कर रहे हैं वो जरूरी है परपेंडिकुलर टू वी के परपेंडिकुलरली लग रही हो। यानी कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर, तो हमारी फोर्स यहाँ से लग रही हो और ऐसे बिल्कुल उसका 90 का एंगल बना रही हो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये जा रही है, तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसकी उसने रीजन बताई है, उसका जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि आपने पढ़े थे वो कंपोनेंट कि एक फोर्स जो होती है उसके दो कंपोनेंट आप बना सकते हैं, एक ये ऐसे करके ये एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही एक जो है ना होना चाहिए, कि वरना अगर एक और कंपोनेंट होगा तो फिर वो उस बॉडी को या वो तेज कर देगा या हल्का कर देगा। तो इसलिए परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते जाएं तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर उसने ये बात की हुई है। अब ये लास्ट वाला हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और ये जो इसी फोर्स को हमने बेसिकली डिफाइन कर लिया है, क्योंकि ये वो फोर्स है जिसने उस बॉडी को सर्कल में घुमाना है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। देखिए लिखा हुआ है द फोर्स, वो फोर्स दैट काजेज एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को काज करती है टू मूव इन अ सर्कल, के बस भाई तुमने सर्कल में घूमते रहना है एट कांस्टेंट स्पीड के साथ, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन याद करनी क्या हो गई कि ये क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती मूव करवाएगी सर्कल के अंदर और उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट एन ऑब्जेक्ट, ये वही बात सारी दोबारा। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड, ये वही ऊपर बात कर ली है, डेफिनेशन है, ये फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, यहां से याद करके, डेफिनेशन याद करके, और नीचे वाला जो पॉइंट है उसको भी और साथ फार्मूला भी इसके ऐड करना है। अब फार्मूला कैसे बना है ये यहाँ पे नहीं है, वो बड़ी क्लास में आएगा, जस्ट फार्मूला हमने ले लेना है। कहता है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जाहिर है वो जो बॉडी है उसका मास होगा ना जिसको घुमा रहे हैं, मास m है उसका, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, अब जाहिर है जो भी स्पीड है उसकी v वेलोसिटी 10 है, 15 है, 20 है, वो एक होनी है यूनिफॉर्म, वो भी अगर हमारे पास हो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, अब जाहिर है सर्कल में घूमना है तो सर्कल का रेडियस भी तो होगा, तो रेडियस r का भी हमें पता हो, m, v और r, मास का पता हो, वेलोसिटी का पता हो और आर का पता हो, तो इस फार्मूले को लगा के हम एफ सी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, फोर्स ऑफ ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कह रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से फार्मूला डेवलप हो जाता है। तो बहरहाल ये इसमें याद करने वाला है, डेफिनेशन और ये साथ उसका फार्मूला।
आगे एग्जाम्पल है, सवाल हैं, फिर ज़ाहिर है ये सवाल हम वैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। आगे कहता है सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है, जैसे अब ये देखें, ये वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे सोर्स क्या होगा, ये हमारा हाथ होगा, और हमारे हाथ की जो फोर्स है वो इस धागे के अंदर या इस रस्सी के अंदर जा रही है, और रस्सी खिंचती है, ठीक है। रस्सी का जो खिंचना है उसको क्या कहते हैं, टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो इस बॉडी को वो रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही सारा कुछ लिखा होगा। वी हैव लर्न दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी सप्लाइड, जाहिर वो चाहिए, इफ द बॉडी इज टू बी मेंटेन्ड इन सर्कुलर पाथ। व्हाट कुड बी द सोर्स, अब क्या होना चाहिए, इफ वी टाई अ स्टोन, ये वही स्टोन के एग्जांपल जो मैं आपको बता चुका हूँ, टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड विरल इट, इसको घुमाएं फ्रॉम द अदर एंड, वी विल हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी ऑन द स्टोन। इफ वी रिलीज द स्टोन, अगर हम छोड़ देते हैं उसको, व्हेन इट इज एट अ पॉइंट पी, अगर वो इस पी पॉइंट के ऊपर होता है और हम उसको छोड़ देते हैं, द स्टोन विल फ्लाई ऑफ, ये मैं बता चुका हूँ कि वो उड़ जाएगा आगे की तरफ, उसके परपेंडिकुलरली वो उड़ जाएगा जो उसकी टेंजेंट बन रही है। देन इट विल मूव अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, वही स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो चल जाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अनलेस एंड अनबैलेंस्ड, अनलेस के कोई और फोर्स ना उसके ऊपर लग जाए। अब इनफैक्ट द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, अब बोलते ना ये जो रस्सी है हमारी, इसके अंदर जो टेंशन टी है इन द स्ट्रिंग वाज प्रोवाइडिंग द स्टोन, अब वो जो है स्टोन को मुहैया कर रही थी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट अलोंग द सर्कुलर पाथ, उसको घुमाने के लिए। पीछे तो हाथ है, लेकिन हाथ के आगे जो स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग साथ अटैच है ना उसके साथ, पत्थर के साथ, अब ना अटैच हो तो फिर क्या होगा, तो इसलिए स्ट्रिंग के जरिए से ही फोर्स जानी है, तो हम टेंशन टी को कह देते हैं कि वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दूसरी एग्जांपल जो है वो ज़मीन की और चांद सितारों की दे रहा है। अब यहाँ पे ज़ाहिर है हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो वो क्यों घूम रही है, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि कोई फोर्स होनी चाहिए ना जो उसको उसके चक्कर में घुमा सके। अब अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो तो हम सूरज से बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि सूरज की और हमारी ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसी ने तो हमें उसके गिर्द चक्कर लगाने में मजबूर किया हुआ है। ना हो ग्रेविटी, आज ख़त्म कर दें, हम सूरज से दूर चले जाएं और फटाफट ही मर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है सूरज की जो गर्माहट है वो तो हमें मिलनी नहीं है। तो कहता है कंसिडर द केस ऑफ द मून विच मूव्स अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट इन द ऑर्बिट, सेम इज द केस ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग इन द अर्थ। ठीक है, वही सारा कुछ कि हमारा चांद जो है हमारे गिर्द भी इसीलिए चक्कर लगा रहा है कि ग्रेविटी है, और हमने जो सैटेलाइट हमने स्पेस के अंदर भेजे हुए हैं जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, वो भी सारे इसी बेस के थ्रू जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल उसने दी है ड्रायर की। अब ये एग्जाम्पलें पेपर में आ जाती हैं कि ये ड्रायर कैसे काम करता है, ज़मीन और चांद कैसे काम कर रहे हैं, तो ये आपने एक किस्म का ज़हन में बिठाना है इन चीज़ों को। तो ड्रायर में भी यही होता है कि इसमें देखें सुराख होते हैं, परफोरेटेड, उसकी जो वाल्स होती हैं वो परफोरेटेड जिसमें सुराख होते हैं, और जब उसको बड़ी तेज़ी के साथ हम घुमाते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं, तो कपड़ा जो है वो उसकी दीवारों के साथ लग जाता है। अब कपड़ा बाहर नहीं जा सकता, उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, लेकिन उसके साथ जो पानी है, पानी अटैच नहीं रह पाता। पानी जो है क्योंकि वो सुराख है उनके अंदर से निकल जाना है, उसको उतनी जितनी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतनी नहीं मिलेगी और वो भाग जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है इसके अंदर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक और एग्जांपल है दूध में से क्रीम को लैदा करने की। तो उसमें भी यही करते हैं कि इसका जो फेंटने वाला है इसके अंदर भी दूध को रख के ना तेजी से घुमाया जाता है, और उससे क्या होगा कि क्रीम जो है वो मेरे हाल में मिडल में रह जाएगी। पढ़ के देते हैं, मुझे भूल गया। Another interesting example is that of the cream separator. In a cream separator, milk is willed, ज़रा मिल्क को घुमाएंगे, the lighter particle of the cream lighter part, okay, उसमें डेंसिटी कम होती है, तो क्रीम लाइटर पार्ट है वो एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस पे लगेगी एंड गैदर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन के सेंट्रल पार्ट में वो आ जाएगी। द हैवियर पार्टिकल ऑफ द मिल्क नीड्स ग्रेटर सेंट्रीपिटल, उनको ज़्यादा चाहिए, वो थोड़े दूर चले जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये एग्जाम्पलें ज़रूर आपने रेडी करनी है। एक ये क्रीम सेपरेट वाली बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, ये वाली जो ड्रायर वाली है ये भी आपने तैयार करनी है, अपने अल्फाज में कर लें, इनको याद करना है, इनको कर लें। और ये जो अर्थ वाली है, मून वाली है, ये भी, ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको ज़रूर याद करना है। बाकी उसके पीछे जो डेफिनेशनें आ रही हैं, फार्मूला आ रहा है, इसको याद करें। ठीक है, एंड सो ऑन, जहाँ जहाँ याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।